स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर दिखा के सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। आंखें दिखा रहा था बांग्लादेश का तथाकथित प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। इसके बाद भारत ने कुछ ऐसा कर दिया दोस्तों कि बांग्लादेश के अंदर अचानक से 32 से ज्यादा जगह पर धमाके हो गए दोस्तों। पैरामिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ी और पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और लगे हाथ पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी जनरल मुनीर के खिलाफ एक नए तरीके की बगावत शुरू हुई है दोस्तों। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा देकर आईना दिखाना शुरू कर दिया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति यानी सिख समुदाय की एक महिला पाकिस्तान में सिख धर्म का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पहुंची दोस्तों, अचानक से गायब हो गई, जिसे लेकर अब जोरदार तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। कैसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। इसी के साथ में किन शर्तों पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बनेगी बात, इसे लेकर भी डिटेल में जानकारी सामने आ गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश के तथाकथित प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के दिन पूरे फिर चुके हैं और अब टाइम आ चुका है जब मोहम्मद यूनुस को वापस से अमेरिका भेज दिया जाए और बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के दखल के बाद ही बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तकरीबन 1.5-2 महीने से देखा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस बार बार भारत विरोधी कोई ना कोई गतिविधि कर रहा था दोस्तों। पाकिस्तान को भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक कहे जाने वाले इलाके में ला लाकर आतंकवादियों की गतिविधियां करवा रहा था और कैंप लगवा रहा था, जिसके कारण भारत के सामने पूर्वी बॉर्डर पर सुरक्षा के कई सारी चिंताएं सामने आई दोस्तों। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के नौसेना के प्रमुख का चट्टोग्राम ढाका स्तर का हाई लेवल हाई प्रोफाइल दौरा करवाया और पाकिस्तानी युद्ध पोत का बांग्लादेश में स्वागत करवाया। यानी मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा था दोस्तों। मोहम्मद यूनुस को लगता है कि वो बांग्लादेश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जबकि उसको अमेरिका के द्वारा थोपा गया है दोस्तों। और अब पाकिस्तान की परस्ती में पूरी तरीके से गुल हो चुके मोहम्मद यूनुस को धीरे धीरे करके लाइन पर लाया गया दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि भारत के न्यूज एजेंसी पीटीआई की ओर से एक इंटरव्यू लिया गया दोस्तों। इस इंटरव्यू में यानी ईमेल के जरिए एक इंटरव्यू शेख हसीना का लिया गया। शेख हसीना के इंटरव्यू को जैसे ही सोशल मीडिया पर जारी किया गया पीटीआई के द्वारा, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर अवामी मोर्चा यानी शेख हसीना की पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पता चल गया कि उनकी नेत्री शेख हसीना भारत से बांग्लादेश के अंदर अवामी मोर्चा के लिए क्या मैसेज भेज रही है दोस्तों। और उसके बाद असली बवाल बांग्लादेश के अंदर शुरू होता है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के फैसले से पहले पूरे देश भर के अंदर जोरदार तरीके की हिंसा देखने को मिली। आपको बता दें कि 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुनाया जाएगा और मोहम्मद यूनुस पूरी तैयारी कर चुका है शेख हसीना को फांसी की सजा दिलवाने की। लेकिन जैसे ही शेख हसीना का इंटरव्यू सामने आता है दोस्तों और भारत से जारी इंटरव्यू बांग्लादेश पहुंचता है, शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देते हैं दोस्तों और सुनसान सड़कें हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के समर्थक कट्टरपंथी 2 पार्टियां, एक तो बीएनपी पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा बांग्लादेश जमाते इस्लामी अवामी लीग के द्वारा बुलाए गए बंद का विरोध करते हुए सड़कों पर जुलूस निकालने लगता है दोस्तों। जिसके बाद दोनों गुटों के बीच में जमकर संघर्ष देखने को मिला। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में केवल 2 दिनों के अंदर 32 बड़े बम फूटे हैं और दर्जनों बसों को आग लगा दी गई है। एयरपोर्ट के पास 2 बड़े धमाके हुए हैं और जबरदस्त तरीके से माहौल उग्रवाद वाला हो चुका है दोस्तों। चारों तरफ केवल अफरा तफरी देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इंटरव्यू वायरल हो गया था दोस्तों। ऐसे में भारत विरोधी गतिविधि करने वाले मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गया होगा कि भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा तो अचानक से उसके देश में इस तरीके की हरकतें हो जाएंगी और वो फिर भारत के ऊपर आरोप लगाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है दोस्तों और मोहम्मद यूनुस को अगर लगता है कि वो सर्वो सर्वा हो चुका है बांग्लादेश के अंदर तो उसके लिए ये एक छोटी सी वानगी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तो छोटे से इंटरव्यू जारी करने के बाद बवाल हुआ है, सोचिए अगर कोई बड़ा वीडियो वाला इंटरव्यू जारी कर दिया जाएगा तो बांग्लादेश में क्या होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए और बांग्लादेश में चुनाव करवाने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए पहल करना चाहिए, खुद से नेता बनने की कोशिश ना करे, इससे बांग्लादेश के अंदर बर्बादी ही होगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को लगता है कि उससे बड़ा कोई तोपची नहीं है, वही बांग्लादेश को चला रहा है, वैसे ही भ्रम में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर है। दोस्तों आसिफ मुनीर ने अपने इशारे पर पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तान की संसद है उसके अंदर 27वां संशोधन पास करवा दिया। संशोधन के तहत आसिफ मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जैसे शीर्ष पद दिए गए और व्यापक कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। यानी अगर आसिफ मुनीर आने वाले टाइम के अंदर आर्मी का चीफ नहीं भी रहता तब भी उसके पास ये वाली पोस्ट होगी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसको बोला जाएगा और इसके कारण उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यानी वो खुद अपने आप को ईश्वर बताने लगा है। दोस्तों तीनों सेना का इसको कमान दे दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक संशोधन न्यायपालिका की संरचना और अधिकार क्षेत्र में बदलाव के तहत भी लेकर आया गया है। यानी न्यायपालिका में कैसी नियुक्ति होगी, किन लोगों की नियुक्ति होगी, ये खुद आसिफ मुनीर तय करने वाला है। दोस्तों इस संशोधन में न्यायपालिका पर सीधा कुठाराघात किया गया है। यही बड़ा कारण है कि अब पाकिस्तान में इसे लेकर जोरदार तरीके का बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जजों ने आसिफ मुनीर का विरोध किया। दोस्तों जस्टिस मंसूर अली शाह ने संशोधन को संविधान पर गंभीर हमला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को खंडित करके कार्यपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को लाने की ये बड़ी साजिश है। इसी साथ में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी अपना 27वें संशोधन को लेकर विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया। दोस्तों यानी दो बड़े जजों ने इस्तीफा दिया, एक तो मंसूर अली ने, दूसरा जस्टिस अतहर ने। दोनों ने कहा कि संविधान की कब्र खोदी जा रही है 27वां संशोधन लाकर और आसिफ मुनीर अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं खबर यह भी है दोस्तों कि इमरान खान के समर्थकों ने भी सड़क पर उतरकर विरोध करने का ऐलान किया है। तो अब जो माहौल बांग्लादेश में बवाल वाला देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब पाकिस्तान में भी ये बवाल का एक स्वरूप, नया स्वरूप उभरकर सामने आ रहा है। और पहली बार ऐसा देखा गया कि जब जज अब खुलकर मैदान में उतर रहे हैं और 2 इस्तीफे अब तक बड़े जजों के हो चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आसिफ मुनीर अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर इसी तरीके का बवाल करता रहा तो पाकिस्तान में एक बार फिर से आंदोलन की लपटें उठने वाली है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों आसिफ मुनीर के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन बीबीसी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण को गलत तरीके से एडिट करने पर माफी मांगी है। दोस्तों बीबीसी ने $1 बिलियन यानी 8400 करोड़ रुपए के मानहानि के दावे को लेकर साफ कहा है कि उसने ट्रंप की मानहानि नहीं की है। इसके लिए वो $1 बिलियन मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं समझता है। यानी जो मुकदमा किया गया है उसका कोई आधार नहीं है। बीबीसी ने बताया कि संस्थान के चेयरमैन समीर शाह ने व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत तौर पर पत्र भेजकर माफी मांगी है। यह विवाद उस भाषण को एडिट को लेकर बना है जिसमें ट्रंप ने उस समय एक भाषण दिया था। ट्रंप के समर्थक आकर कैपिटल हिल्स पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, यानी ट्रंप के हार को हार नहीं मानते हैं और ट्रंप के भाषण की वजह से बवाल हुआ, इस तरीके का दावा बीबीसी ने किया। दोस्तों ये वही बीबीसी चैनल है जो भारत के अंदर कई बार भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर चुका है। दोस्तों किसान आंदोलन के टाइम में इसकी हरकतें लोगों ने देखी थी और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका में सही से इलाज हो रहा है, अच्छा है कि मानहानि का मुकदमा ठोका गया है, कम से कम लाइन पर आएंगे ये लोग जो ब्रिटेन का मीडिया होकर अलग अलग देशों में जाकर बवाल खड़ा करने और अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता रहता है। 2 शब्द ऐसे टीवी चैनलों के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के चुनावी इतिहास में दूसरी बार एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है और 200 प्लस का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 9 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिल गई है दोस्तों, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 83 सीटें मिली है। ऐसे में बिना जनता दल यूनाइटेड के भी भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी यानी बहुमत का आंकड़ा छू रही है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी? इसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के दफ्तर पहुंचे दोस्तों और पार्टी के हेडक्वार्टर में आकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोस्तों प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, हम एनडीए के लोग जनता जनार्दन के सेवक हैं, हम जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी है, अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार यानी आरजेडी लालू की सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने। प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम लोगों ने जनता जनार्दन का दिल चुराया है, ये इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी आकर दावा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोट चुरा लिए हैं। तो प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि जनता जनार्दन का एनडीए गठबंधन वालों ने चोरी जरूर किया है लेकिन दिल चोरी किया है, कोई वोट चोरी नहीं किया है। अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग हार से बेकाबू हो चुके हैं, बौखला चुके हैं, उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो अंट संट बोलते रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि अब बिहार में विकास और तेजी से होगा दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री का एक और बयान बिहार से सटे राज्य बंगाल के अंदर भारी असर कर रहा है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता के लोग अब इतनी ज्यादा बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि वो बिहार चुनाव को लेकर बौखलाहट वाला बयान देते हुए बीजेपी
बीजेपी को आने की चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान, जीत वाले भाषण के दौरान, अपने कार्यालय से साफ शब्दों में कहा कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़कर फेंकना है। मोदी के इस बयान के बाद अब ममता सरकार के लोग, ममता के पार्टी के लोग गिरिराज सिंह का वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को, बंगाली लोगों को घुसपैठी बताया है। यानी अब पुराना वही इमोशनल कार्ड खेलने पर आ गया है तृणमूल कांग्रेस। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस वाले कब तक इस तरीके की जुमलेबाजी करते रहेंगे और इमोशनल कार्ड खेलते रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस वालों को समझ में आना चाहिए कि अब ज्यादा दिन दीदी और भतीजे की सरकार चलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का अब टाटा अलविदा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब कई सारे वरिष्ठ नेता बंगाल की ओर जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बंगाल की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब परिवर्तन अब बंगाल के अंदर भी दरवाजा खटखटा रहा है। पश्चिम बंगाल इस बार परिवर्तन करेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका के जॉर्जिया से सांसद मार्जेरी टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दावा किया है कि H1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने का बिल लेकर आ रही है और ये वीजा सालों से धोखाधड़ी और दुरुपयोग और अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने के लिए इस्तेमाल होता आया है। यानी भारतीयों को झटका देने की कोशिश कर रही है अमेरिका की एक सांसद, जॉर्जिया से सांसद। उनका कहना है कि वो ये बिल इसलिए लेकर आ रही है ताकि H1B वीजा प्रोग्राम को खत्म किया जाए, जिसके कारण अमेरिका में रहने वाले नागरिकों को रोजगार मिल सके। यानी वो दावा कर रही है कि अलग अलग देशों से लोग आकर अमेरिका के स्थानीय लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है दोस्तों। हालांकि ये बिल कोई एक सांसद लेकर आ रहा है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल पास हो ही जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि H1B वीजा को बंद करने के लिए जब बड़े बड़े प्रयास विफल हो गए, यानी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर मौजूद लोगों ने प्रयास किया कि H1B वीजा को रोक देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में, IT कंपनियों के दबाव में सबके सब बिखर गए। तो एक सांसद के करने से क्या होगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर ये एक तरीके की मानसिकता है कि H1B वीजा के खिलाफ काम किया जाए ताकि एक नेता के तौर पर जनता की ओर से समर्थन मिल सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक टाइम में अमेरिका अपने आप को फ्री मार्केट का सबसे बड़ा चैंपियन बताता था दोस्तों, और वो कहता था कि दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करने वाला है, ईमानदार है और सबसे ज्यादा मेहनती है, उसको दुनिया में कहीं भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब अमेरिका के अंदर इस तरीके की मानसिकता लगातार पनप रही है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि H1B वीजा के सारे तरीकों को रोका जाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कितना बुरा हाल है दोस्तों। अब उंगली पर गिनने लायक संख्या केवल बची हुई है। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में आजादी के टाइम में 20% के आसपास हुआ करता था, आज वो घटते घटते 2-4-5% बचा है दोस्तों, जिसमें सिख आबादी तो लगभग ना के बराबर है। और अब पाकिस्तान के गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गई एक भारतीय महिला जत्थे से कहीं गायब हो गई दोस्तों। महिला का नाम सरबजीत कौर बताया जा रहा है। 4 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए सरबजीत कौर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी, लेकिन वापस लौटते समय वो जत्थे के साथ नजर नहीं आई और ना ही वो वतन वापस लौटी। सरबजीत कपूरथला जिले के डाकघर टिब्बा गांव एमैनीपुर की रहने वाली हैं और जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचते समय पाकिस्तान इमिग्रेशन के लिए सरबजीत कौर ने जो फॉर्म भरा था, जिसमें उसने मूल जानकारी अधूरी छोड़ दी थी। उसने अपनी राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी का उल्लेख नहीं किया था और पासपोर्ट का नंबर भी नहीं भरा था। ऐसे में इस पूरे मामले पर दोस्तों अचानक से एक श्रद्धालु का गायब हो जाना, वो भी सिख समुदाय की महिला का, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ना तो पहले सुरक्षित थे ना अब सुरक्षित है दोस्तों। सोचिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो पहले से ही पाकिस्तान में अब 1-2% बचे हुए हैं, वे लोग तो प्रताड़ना झेल ही रहे थे और अब भारत से एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति गया तो उसे गायब कर दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर एक्सपोज किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति इस तरीके की हिंसा कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगले सप्ताह व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बैठक होने वाली है और ये बैठक तय मानी जा रही है, जिसका प्रमुख एजेंडा इजराइल सऊदी सामान्यकरण, गाजा के युद्ध विराम के बाद की राह और रक्षा सहयोग और निवेश रहने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने हाल ही में MBS से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने को लेकर ठोस प्रगति की अपेक्षा की थी, जबकि रियाद यानी सऊदी अरब ने आकलन किया और फिलिस्तीन राज्य के ठोस मार्गदर्शन और इजरायली प्रतिबद्धताओं से अपनी नीति को जोड़ रहा है दोस्तों। यानी अमेरिका के कहने के बावजूद इजराइल के साथ में सऊदी अरब संबंध अच्छे नहीं कर पा रहा, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा को लेकर जो रुख अपनाए हुए है उससे सऊदी अरब की राजनीति नहीं चल पा रही है। सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में यह दिखाना है कि वो इजराइल को कंट्रोल करता है और इजराइल के द्वारा गाजा में जो हमला किया जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल लगातार एग्रेसिव है दोस्तों और सऊदी अरब की बात नहीं सुन रहा, तो इसीलिए सऊदी अरब प्रयास कर रहा है कि वो अपनी छवि को बचाए और इस मामले पर कुछ भी प्रयास ना करे। हालांकि अमेरिका दबाव बना रहा है कि इजराइल और
रियाद के बीच में, सऊदी अरब के बीच में अच्छे संबंध बने। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हमास ने गाजा के अंदर इजरायली फौज के वापस लौटते ही फिर से कब्जा जमा लिया। पूरे गाजा में हमास के लड़ाके गश्त कर रहे हैं, वे इजरायल समर्थकों की हत्या भी कर रहे हैं। इस बीच गाजा के निवासियों ने बताया कि हमास चिकन की कीमतों को नियंत्रण करते हुए सिगरेट पर टैक्स लगाकर हर तरीके के फैसले ले रहा है, लेकिन हमास के इन ताजा फैसलों से ये आशंका जताई गई है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति समझौते से बाहर निकल गए हैं। यानी हर तरीके का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि गाजा के अंदर शांति स्थापित की जाए, लेकिन जिस तरीके की हरकतें हमास कर रहा है दोस्तों, और हमास को बिना लोकल सपोर्ट के तो हमास ऐसा कर नहीं रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसका कारण यह है कि गाजा पर कंट्रोल करना चाहता है हमास। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब जो ये अपडेट आ रही है जिसमें गाजा पर हमास ने फिर कब्जा कर लिया, कहीं ना कहीं इजरायली फौज को एक बार फिर से जोरदार मोर्चा खोलना पड़ेगा और आईना दिखाना पड़ेगा इसे हमास वालों को। लेकिन हमास के समर्थन में कई सारे देश खड़े हैं, जिसके कारण दोस्तों फिलिस्तीन वाला ये मामला अभी सही से सॉल्व नहीं हो पा रहा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनका देश पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करने की क्षमता रखता है, यानी बड़बोलेपन का हद पार करते हुए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री दावा करता है कि 2 फ्रंट वॉर के लिए भी उनका देश तैयार है। हालांकि दोस्तों इनसे एक फ्रंट वॉर तो संभलता नहीं है, ट्रंप के चरणों में जाकर नाक रगड़ने लगते हैं कि सीज फायर करवा दो, और अब ये बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव कहते वाली स्थिति है। दोस्तों कुछ भी बोलना है बोल दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि ऐसे ज्ञान दे देंगे और भाषण बोल देंगे तो इससे जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी, पाकिस्तानियों को ही सवाल पूछना चाहिए कि इतने सारे विमान गिरवाकर और बार बार भारत से मार खाकर फिर वही भाषा बोल रहा है कि 2-2 फ्रंट पर जीत जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये केवल ढकोसलेबाजी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंक सकते हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना होता नहीं है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई दोस्तों, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का लगातार प्रयास कर रही है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और इसका ब्लेम भी, इसका आरोप भी अब दोस्तों ईवीएम के ऊपर मढ़ रहे हैं। दरअसल सीपीआई-एम पार्टी जो बिहार के अंदर लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर, यानी अन्य लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन इस बार ये लोग केवल ब्लेम गेम कर रहे हैं दोस्तों। जब एक तरफा एनडीए गठबंधन जीत गया तो सीपीआई-एम की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया कि जो एनडीए गठबंधन की भयंकर जीत हुई है बिहार के अंदर, ये पूरी तरीके से राज्य की सरकार यानी राज्य के तंत्र का इस्तेमाल करने और अलग अलग तरीके के घोटाले और घपले करने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच पैसा बांटने से जुड़ा मामला है, यानी धन बल का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल की गई है और सांप्रदायिकता की राजनीति को भी बल मिला है। यहाँ तक कि जातिवादी भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया था, इसीलिए इस तरीके के नतीजे आए हैं। यानी दोस्तों अब ये सीपीआई-एम वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, खुद इतनी बुरी तरीके से हार गए, लेकिन पूरा का पूरा ब्लेम, पूरा का पूरा आरोप विपक्ष के ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, ये केवल ज्ञान देते हैं दूसरों को लोकतंत्र में आकर, यानी दोस्तों सीपीआई-एम पार्टी जिसकी मार्क्सिस्ट वाली विचारधारा है, सोचिए अगर ये बहुमत में होता तो आज देश में चुनाव नहीं हो रहा होता और पूरे देश में विपक्ष को समाप्त करके तानाशाही चल रही होती और आज लोकतंत्र नहीं होता। यानी दुनिया में जितनी भी कम्युनिस्ट सरकारें बनी है दोस्तों, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं दोस्तों कि वाम मोर्चा वाले भारत में आकर लोकतंत्र की बातें करते हैं, जबकि जहां पर इन लोगों की सरकार होती है, इनके विचारधारा वाली सरकार होती है, वहां पर लोकतंत्र इनको सबसे ज्यादा खटकता है और लोकतंत्र खत्म कर देते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र विरोधी सीपीआई-एम को या किसी भी वाम संगठन को कम से कम लोकतंत्र के बारे में देश को ज्ञान देने से बचना चाहिए। इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी सरकार चलाने के नाम पर क्या क्या किया है, ये पूरा दुनिया जानता है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से बिजनेस के दूसरे रास्ते तलाशने के लिए बोला है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद के बीच में व्यापार के ठप होने पर कहा है कि अब अफगानिस्तान के व्यापारियों को कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, यानी 3 महीने तक पाकिस्तान के साथ में जो व्यापार अफगानिस्तान के व्यापारी कर रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए बोला गया है। अगर ऐसा होता है
तो इसका फायदा भारत को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान के व्यापारी पाकिस्तान के बाद अब भारत की ओर देखेंगे और भारत के साथ अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो फिर उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। और पाकिस्तान के साथ बिजनेस करके क्या फायदा, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के अंदर यह बात एकदम कानूनी है कि कोई भी व्यक्ति एक लॉबी बनाकर, यानी कुछ लोगों को जो ट्रंप के आसपास के लोग हैं, राष्ट्रपति के आसपास के लोग हैं, उनको पैसे वैसे देकर उनसे राष्ट्रपति से सिफारिश करके अपने ऊपर अमेरिका के फैसले को बदलवा सकता है दोस्तों, लॉबी कर सकता है। पाकिस्तान इसी का इस्तेमाल कर रहा है। अब जो खबर है उसके अनुसार पाकिस्तान ने ट्रंप के पुराने बॉडीगार्ड कीथ सिलर को पैसे दिए और उससे बोला कि आप पाकिस्तान के लिए माहौल बनाओ और पाकिस्तान पर जो अमेरिका के फैसले हैं, ट्रंप के फैसले, उसको बदलवाओ। और जमकर पैसा लेने के बाद ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले 29% के टैरिफ को कम करके 19% कर दिया। और कीथ सिलर का इतना ज्यादा प्रभाव था दोस्तों कि उसने जनरल आसिफ मुनीर और ट्रंप के बीच में आपस में एक लंच का प्रोग्राम भी रख दिया, यानी पाकिस्तान वाले जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि ट्रंप के निर्णय को बदला जा सके। और ट्रंप के आसपास के लोगों को खरीदा जा रहा है, उनको लॉबी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग भारत में कहते हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर के साथ में लंच किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में लंच नहीं किया। तो उन लोगों के लिए यह समाचार है दोस्तों, जिनको आंख खोलकर देखना चाहिए कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के पैसे उड़ाए जा रहे हैं जनरल आसिफ मुनीर के द्वारा लोगों को खरीदने के लिए, ताकि ट्रंप को मनाया जा सके, ट्रंप के साथ में बैठ के की जाए और एक तरीके से यह माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि ट्रंप पाकिस्तान का सम्मान करता है। अगर आप भी मानते हैं कि सारी बातें स्पष्ट है कि पैसे में लॉबी की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।